देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में सुनिए पहले आप। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू जेईई एडवांस, और इस चैप्टर को कमांड करने के लिए आपको 11 का एक चैप्टर पीएनसी आना चाहिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि जो स्टार्टिंग के करीबन 3-4 लेक्चर है वो टोटली क्या है, पीएनसी पे बेस्ड है, यानी फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो जो फेवरेबल केसेस एंड टोटल केसेस निकलते हैं वो डायरेक्टली किससे निकलते हैं, पीएनसी के कंसेप्ट से। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में भी बनते हैं, एडवांस में भी बनते हैं, और एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड का भी ये टॉपिक है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कंफर्मली भी आते भी हैं यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, लिखिए प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। लिखिए प्रोबेबिलिटी इज द measurement of uncertainty, अनिश्चितता। चलो ऐसे ही लिख लो तुम। सो प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अब देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन जानने से पहले और उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, वो आप लिख लें। लिखें सम डेफिनेशंस। फर्स्ट लिखिए एक्सपेरिमेंट। 2 तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। एक तो होता है डिटर्मिनिस्ट, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, जिसका रिजल्ट मुझे पता होता है, जो हम कहाँ करते हैं, लैब्स में। इस तरह के एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं हम, लैब्स में। और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखो हुज आउटकम्स क्या, रिजल्ट, परिणाम, जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता ना हो। लैब के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं ना, ऑलमोस्ट हमें पता होता है कि ये सब होने वाला है ना। वहां कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता, वहां ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं लगाते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप पहले से नहीं बता सकते। सेकंड, इस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे आउटकम्स आ सकते हैं, एक से ज्यादा आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले बता नहीं सकते। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम्स बिफोर हैपन, मतलब होने से पहले आप नहीं बता सकते। जैसे कॉइन, आपने क्या एक कॉइन को उछाल दिया, एक सिक्के को उछालने पर उस पर क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, परफॉर्म होने से पहले आप ये नहीं बता सकते कि हेड ही आना है। पहले आप परफॉर्म कर लो, उछाल लो, उछालने के बाद आप देख करके बता सकते हो कि ये हेड आया या फिर टेल आया। एक डाइक को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर में से कोई सा भी एक नंबर आएगा, लेकिन मैं ये पहले नहीं बता सकती कि यही नंबर कंफर्मली आने वाला है, ठीक है, फेयर डाइस के केस में। तो ये सब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, है ना। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कौन से होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे आपने क्या है, एक बहुत सारे बॉक्स हैं, एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं, कुछ रेड कलर की है, कुछ ब्लू कलर की, ग्रीन है, व्हाइट है, ब्लैक है। अब आपने क्या उसको रैंडमली एक बॉल पिक कर ली, तो आप ये बता सकते हो पहले से कि कौन सी बॉल आएगी, कौन से कलर की, नहीं बता सकते ना। तो दीज आर द केसेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी, है ना। यानी क्या होगा या क्या नहीं कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, आप बता नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप सैंपल स्पेस। लिखिए ऑल मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ना,
जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है आउटकम्स की, वो सारे के सारे सैंपल स्पेस होते हैं, एस और यू से डिनोट करते हैं, या यूनिवर्सल सेट भी कहलाते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट हम सेट्स में पढ़ते हैं ना, जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। जैसे सुनिए, एक कॉइन को चाहिए, सैंपल स्पेस के कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, लिखिए टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को उछालने पर टोटल कितने केसेस बनेंगे? 2। एक सिक्के को उछालने पर क्या है ना, या तो हेड बनेगा या फिर टेल बनेगा, या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। टॉसिंग 2 कॉइन्स, टॉसिंग 2 कॉइन्स, बोलो क्या क्या आएगा? एच एच टी, एच एच टी और टी टी, यानी 4, 2 स्क्वायर। टॉसिंग 3 कॉइन्स, हाँ 3 कॉइन्स, टोटल सैंपल स्पेस लिखो, हाँ 3 कॉइन्स को उछालने पर, देखो इसको भरने के कितने तरीके हैं? 2, या तो एच आ जाए या टी आ जाए। इसको फिल करने के तरीके बाय यूजिंग द पीएनसी, एच आ जाए या टी आ जाए। इसको भरने के तरीके एच आ जाए टी आ जाए, तो कितना आ गया? 2 2 2। कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? 2 की पावर 3। कैसे लिखेंगे? देखो इसको फिक्स रखो, यहाँ रखिए आप एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच, फिर कितना हो गया? टी टी, फिर यहाँ टी भर लो तो एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच और फिर टी टी, टी टी टी, यहाँ एच एच और ये एच, यहाँ टी और टी, इस तरह से ये 8 आउटकम्स आएंगे। तो टॉसिंग, टॉसिंग एन कॉइन्स, बोलो टोटल कितने आएंगे? 2 की पावर n। चलिए नेक्स्ट देखिए, थ्रोइंग, थ्रोइंग अ डाई, एक पासा, पासा कैसे? इस तरह से ये पासा, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, 6 फेसेस होता है ये फेयर डाई है, ये 6 फेसेस होते हैं, इन पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक डाई को फेंकने पर कितने टोटल आउटकम्स आएंगे? 6। 2 डाई, 2 डाई को फेंकने पर कितने आएंगे? पहले प्लेस को भरने के तरीके 6, दूसरे प्लेस को भरने के तरीके 6, कितने बनेंगे? 6 स्क्वायर 36। देखो कैसे बनेंगे, सारा सैंपल स्पेस लिखती हूं मैं यहाँ पे, 1 तो दूसरे पे 1, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब कितना आ जाएगा? 2 1 2 2, हाँ ना, मतलब फेयर डाई है ये, फेयर, डिफरेंट डाई है, आइडेंटिकल डाई नहीं है, है ना। 2 1 2 2 2 3 and 2 6, similarly 6 1 6 2 and 6 6। और ये जो होता है ना 1 1 2 2 3 3 6 6, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डुप्लेट्स, इनको हम नाम देते हैं डुप्लेट्स। इसी तरह से 3 डिफरेंट फेयर डाई, इसको फेंकने पर कितने केस बनेंगे? 6 क्यूब, और इनको हम नाम देते हैं ट्रिपलेट्स। कौन ट्रिपलेट्स? ये देखिए 1 1 1 2 2 2, इस तरह से 6 6 6। तो क्या? थ्रोइंग एंड डिफरेंट फेयर डाइज, ठीक है, डाइस। तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? 6 रेज टू n, ठीक है। अभी सुनिए, सपोज आपके पास कितने हैं? 5 टोटल थिंग्स है, 5 टोटल डिफरेंट थिंग्स है। आपको 2 चीजें चूज करनी है ना, यू हैव टू चूज, सेलेक्ट करनी है आपको 2 थिंग्स। तो टोटल सैंपल स्पेस 5C2, यानी 10 तरीके। कैसे? सपोज ये ऑब्जेक्ट्स कौन है? ABCDE, तो इनके सैंपल स्पेस कैसे लिखे जाएंगे? पूरा खोल करके बताएंगे आप, है ना। तो A के साथ B ले लो, फिर A के साथ C ले लें, A के साथ D, A के साथ E, फिर B के साथ C, B के साथ D, B के साथ E, फिर CD, CE और DE। कितना हो गया? है ना, C
CD, CE और फिर DE, है ना। इस तरह से देखिए, ड्रॉइंग अ कार्ड, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ करने के टोटल केसेस कितने बनेंगे? 52 C1। सो प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस क्या कहलाता है? टोटल केसेस कहलाते हैं। और ये टोटल केसेस जो है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे आपको किसी भी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो फिर वो टोटल केसेस कैसे निकलेंगे? PNC के कंसेप्ट से, क्योंकि इतने सारे केसेस बनते हैं कि आप काउंट थोड़ा ना कर सकते हो, है ना। तो इसलिए जो बच्चे हैं, बच्चे को जो है 11th क्लास का ये PNC आना चाहिए। विदाउट आप PNC पढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर उसको डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा, कुछ डेफिनेशन आपने पढ़ाई। एक्सपेरिमेंट यानी जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी प्रयोग हम करते हैं, दो तरह के होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक होते हैं और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक के लिए हम काम नहीं करते। डिटर्मिनिस्टिक में रिजल्ट आपका जो है वो फिक्स होता है, रिजल्ट आपको पहले से पता होता है। रिजल्ट या फिर आउटकम्स जो भी हैं वो फिक्स है, ये फिक्स है। हम लोग क्या करते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम आपको पहले से एडवांस में नहीं पता, यानी यू कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। आप पहले नहीं बता सकते। एडवांस एंड हैव मोर देन वन आउटकम्स। एक से ज्यादा आउटकम्स आते हैं भाई। जैसे एक पासे को फेंकने पर, एक डाई को थ्रो करने पर हमेशा इवन नंबर आना या ऑड नंबर आना, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आना, लेस देन 3 आना, ये सारे बहुत सारे आउटकम्स है। सैंपल स्पेस ऑल द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ द आउटकम्स, ऑल द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे ये सारे एग्जांपल्स हैं, एक कॉइन को उछालना, 2 कॉइन को उछालने पर, n कॉइन्स को उछालने पर जो टोटल सैंपल स्पेस है वो मैंने लिखा। डाई के केस में लिखा, डाइस के केस में लिखा। उसके बाद ये जो है 5 में से 2 केसेस चूज करने के तरीके, 5C to 10, वो सारे के सारे ये क्या है? सैंपल स्पेस। मैंने आपको एक एक केस काउंट करके बताया, ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड सुनिए, टोटल कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स? 52। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, है ना। 13 के 4 यहाँ पे सेट होते हैं, है ना। अभी लिखाते हैं, आपको नोट करना। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, जैसे ये एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स है। तो ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? सैंपल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप इवेंट, 3rd नंबर। पहला हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड हो गया सैंपल स्पेस, फिर लिखिए इवेंट। ई से डिनोट करते हैं हम लोग, या फिर ए से डिनोट कर दो, बी से डिनोट कर दो। तो इवेंट इज एन सबसेट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का सबसेट कहलाता है ये इवेंट। क्या मतलब है? जैसे सुनिए, थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को फेंकने पर क्या क्या इवेंट हो सकते हैं वो सुनिए। क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं? ऑड नंबर टर्न्स अप, ऑड नंबर का आना, ये एक इवेंट है। इवन नंबर टर्न्स अप, इवन नंबर का आना। नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, प्राइम नंबर्स होना, प्राइम नंबर्स, डिविजिबल बाई 3। बोलो ये सारे इवेंट्स हैं या नहीं? डिविजिबल बाई 3। जब आप एक डाइस को फेंकते हैं तो आपके पास 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर्स आते हैं, वो सारी की सारी उसकी 6 पॉसिबिलिटी है। उसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं? प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, इवन प्राइम नंबर आ रहा है, डिविजिबल बाई 3 आ रहा है, इवन नंबर्स आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। वो सारे क्या है? इवेंट्स है। तो ये इवेंट्स क्या है? इवेंट्स आर द सबसेट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? यहाँ पे इवेंट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स, मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ पे देखिए प्लेइंग कार्ड्स के बारे में देखिए।
वैसे तो आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है। टोटल कितने होते हैं? ये 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में 26 रेड और 26 ब्लैक। अच्छा, रेड कौन से होते हैं? 13 हार्ट, है ना, और 13 डायमंड, हाँ, क्लब, तो डायमंड, हाँ। फिर ये 13 होते हैं स्पेड्स और रिमेनिंग 13 क्लब। 4 होते हैं एसेस, जिसको बोलते हैं इक्का। 4 होते हैं किंग, ये फेसेस कार्ड कहलाते हैं। 4 क्वींस और 4 जैक, है ना, इनको क्या बोलते हैं हम? फेसेस कार्ड्स। किसको? हाँ, फोटो बनी रहती है ना उस पे। फेसेस कार्ड मतलब फेस बना रहता है ना, किंग का बना रहता है, क्वीन का बना रहता है, जैक का बना रहता है। फेसेस कार्ड बोलते हैं चारों को, है ना। चलिए, अब जैसे आपने क्या है 52 कार्ड्स में से कोई सा भी एक ड्रॉ किया, तो उसमें से ब्लैक कलर का आना, रेड कलर का आना, उसमें से डायमंड आना, किंग आना, क्वीन आना, ये सारे क्या हैं? इवेंट्स हैं। अब देखिए, आप पढ़िए टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। फर्स्ट, हैपनिंग, हैपनिंग और occurrence, occurrence of an event। यहां तक नोट कर लो। सो लिखें हैपनिंग और occurrence of an event। लिखें an event associated to a random experiment। रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई एक सबसेट क्या कहलाता है? इवेंट। एन इवेंट एसोसिएट टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी हैपन, इज सेड टू बी अकर या हैपन if at least one sample point will be there favorable to it। है ना। अब देखो, मैंने ये मान लिया कि लेट ए कोई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए कैसे लिखा जाएगा? P ऑफ ए। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉन अक्रेंस ऑफ इवेंट ए। तो P ऑफ ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस या हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे शो करते हैं? A बार या A डैश या फिर इस तरह से, है ना। तो टोटल में से, टोटल सैंपल स्पेस में से यदि मैंने फेवरेबल हटा दिया किसी भी इवेंट के होने के लिए, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। तो ये किसके बराबर होते हैं? ये होता है टोटल सैंपल स्पेस माइनस ये। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है इसके नहीं होने की? इस तरह से, है ना। नेक्स्ट देखिए, यहां पे आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिख सकते हो। आप प्रोबेबिलिटी लिखिए, लेट देयर आर n total small n events associated to a random experiment। total n events associated to a random experiment in which small m are favorable, है ना। क्या लिखा है आपको मैंने? हाँ, n events associated to a random experiment। There are n total events
देखो associated to a random experiment and M are favorable, ये favorable है, favorable to an event A, N तो टोटल है, M favorable है, तो अनफेवरेबल केस कितने हो गए जरा बताओ, N माइनस M, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट A इज फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू M अपॉन N, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस कितना हो जाएगा बोलो, N माइनस M, अनफेवरेबल अपॉन क्या, टोटल, तो डिवाइडेड बाय टोटल, इसको लिख सकती हूं मैं पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस एम बाई एन, एम बाई एन कौन है, पी ए, तो यहां से मुझे क्या मिला, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1, यानी होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, किसी एक इवेंट ए एसोसिएट टू रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस दिस इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस ऑफ इवेंट ए, टोटल प्रोबेबिलिटीज का इन दोनों का होने का नहीं होने का सम कितना होता है 1, ठीक है। सर्टेन इवेंट, यदि कोई इवेंट सर्टेन है कि होना ही होना है, तो उस सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी, देखो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इसका जो इंटरवल है, इसकी रेंज 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। यदि आपका सर्टेन इवेंट है, निश्चित इवेंट है, उसका आउटकम आपका ये होना ही होना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1, सॉरी ये आएगा 0 से 1, ठीक है, सर्टेन। और अगर आपने लिखा इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, क्योंकि देखो सर्टेन इवेंट है तो उसके जितने भी सैंपल स्पेस हैं वो सारे के सारे उसके फेवरेबल में आ जाएंगे, तो जितने आपके पास टोटल है उतने फेवरेबल है ना, टोटल अगर आपके पास n है तो n ही आपके पास फेवरेबल है, तो n अपॉन n कितना बन जाएगा 1। इम्पॉसिबल इवेंट में फेवरेबल कितने हो गए, एक भी फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल कितने हो गए 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी किससे किसके बीच में मूव करती रहेगी 0 से लेकर के 1 से बड़ा कभी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल, एंड फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दोनों किसके सबसेट होते हैं, टोटल के। तो आप जरा खुद का दिमाग लगाओ, फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों टोटल से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, टोटल से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। जैसे आप किसी भी सिक्के को उछालते हो या किसी भी डाई को आप फेंकते हो, तो ये सारे इवेंट्स क्या है, सबसेट है, ये सारे के सारे क्या है, सबसेट है। जैसे क्या है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन है यहाँ पे, 2 है, 3 है, 5 है, तो इसमें टोटल फेवरेबल कितने हो गए, कार्डिनल नंबर्स कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। यानी इसको ऐसे लिखते हैं, देखें, टोटल कार्डिनल सेट्स में पढ़ते हैं ना, टोटल कार्डिनल नंबर्स एसोसिएटेड टू रैंडम एक्सपेरिमेंट फेवरेबल टू इवेंट ए, और नीचे कितना आ गया, टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस। तो ये सब क्या है, सब सैंपल स्पेस के क्या है, सबसेट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, यदि आपकी सर्टेन प्रोबेबिलिटी है, सर्टेन इवेंट है तो 1 आएगी, इम्पॉसिबल है तो ये, और इन दोनों के अलावा प्रोबेबिलिटी आपका हमेशा क्या आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से 1 के बीच में घूमता रहेगा। अब सुनिए, सपोज कोई इवेंट है, लेट एन इवेंट ए, ये ले लिया मैंने, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी पी ए और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पी ए बार, इसको बोलते हैं हम ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए। मतलब होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का रेशो, इसको बोलते हैं ऑड्स इन फेवर, और पी ए बार अपॉन पी ए बार अपॉन पी ए क्या बोलते हैं, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट ए।
मतलब रेशो जो होता है ना, पीए अपॉन पीए बार को बोलते हैं ऑड्स इन फेवर एंड पीए बार अपॉन पीए को बोलते हैं ऑड्स इन अगेंस्ट, राइट। सो पीए इज m by n और m क्या है, फेवरेबल इवेंट्स एंड अपॉन टोटल इवेंट्स। अच्छा ये जो m है, m ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू n, यही होगा ना। और इसीलिए m by n कितना होगा, और 1, 0 आया तो इम्पॉसिबल इवेंट, 1 आया तो सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट लिखिए आप। तो इवेंट्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, अकरिंग ऑफ द इवेंट्स, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखिए आप, सिंपल इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स में नेक्स्ट देखिए सिंपल इवेंट्स। देखिए एन इवेंट एसोसिएट टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कंटेन्स सिंगल या और ओनली वन सैंपल पॉइंट फेवरेबल टू इट, सैंपल पॉइंट या एलिमेंट फेवरेबल टू इट, जो एलिमेंट होते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। कंटेन सिंगल और वन एलिमेंट फेवरेबल टू इट इज कॉल्ड द सिंपल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल throwing a die, getting even prime number, throwing a die, एक डाई को फेंकने पर टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 और उसमें से कोई एक इवेंट क्या आ रहा है, इवन प्राइम नंबर। सो इवन प्राइम नंबर कौन होता है, ओनली 2, ठीक है। ऑड प्राइम नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो क्या आएगा 5। तो जिस एक ऐसा इवेंट जिसमें एलिमेंट एक ही हो उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, समझ आया। नेक्स्ट कंपाउंड और मिक्स्ड इवेंट्स, कंपाउंड और मिक्स्ड इवेंट्स। देखिए कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स फेवरेबल टू इट, ठीक है। जैसे ड्रॉइंग a red card from a pack of 52 playing cards. So रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, पहले R1 R2 R3 अप टू R26। तो ये क्या है, कंपाउंड और मिक्स्ड इवेंट्स। नेक्स्ट लिखिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बोलो समझ में आया ना, मिक्स वाला, ऐसे बहुत सारे केसेस बना सकते। एक्सक्लूसिव इवेंट्स के टाइप्स पढ़ने हैं। सिंपल इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट जो है इसके फेवरेबल केसेस में आने चाहिए, कंपाउंड एक से ज्यादा आने चाहिए। एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिखिए 2 and more than 2 इवेंट्स, 2 और more than 2 इवेंट्स said to be exclusive events if happening of any one of the event deny or reject happening of any one of the event, deny or reject the happening of other events, है ना। यानी देखें लेट A1 A2 A3 ये सब कैसे हैं,
एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इनका मतलब क्या होता है, ये कभी भी साथ साथ नहीं हो सकते, इन सबका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाइंड नल सेट, कोई भी कॉमन नहीं होगा। यदि कोई एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। जैसे सुनिए, यही वाला केस ले लो आप, ड्रॉइंग अ कार्ड, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम 52, ठीक है, एक कार्ड 52 के पैक में से निकालना। ए क्या है, रेड कलर का कार्ड आना, रेड कलर कार्ड, और बी क्या है, ब्लैक कलर कार्ड। बोलो जरा, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं क्या? तो अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, एक दूसरे को डिनाई करेंगे। इसी तरह से एक सिक्के को उछालने पर हेड आना टेल को डिनाई करेगा और टेल आना हेड को डिनाई करेगा। तो यदि दो या दो से ज्यादा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये एक का होना बाकी सबको रिजेक्ट करेगा। समझ में आ गया? एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखिए, टू और मोर, टू और मोर said to be exhaustive, said to be exhaustive events, if combined together, form total sample space of a random experiment, है ना। मान लीजिए लेट ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो इनका अगर मैं यूनियन ले लूं तो ये पूरा की पूरा सैंपल स्पेस बना देंगे। जैसे कि ये, यदि आप ए और बी का यूनियन ले लें तो बोलो पूरा की पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा ना। ए में सारे के सारे रेड कलर हैं, बी में कितने हैं, सारे के सारे ब्लैक हैं, है ना। तो अगर लेट जनरलाइज कर दो A1, है ना, A1, A2, A3 और AN, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। तो A यूनियन A2, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN फॉर्म द टोटल सैंपल स्पेस। उसके बाद लिखें इक्वली लाइकली इवेंट्स, equally likely events, two or more events said to be equally likely, two or more events said to be equally likely events if they have same number of elements favorable to two or more events of a random experiment। एक ही random experiment के रेस्पेक्ट में बात करते हैं हम लोग, अलग अलग नहीं। two or more events of a random experiment said to be equally likely if they have the same number of elements favorable to it। तो एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स है तो उनके टोटल वाले केसेस तो सबके सेम ही होंगे। और अगर फेवरेबल सेम हो गए तो कहने का मतलब क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी सेम हो गई। तो टू एंड मोर इवेंट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू इट, दैट इज, लिखो, दैट इज सेम प्रोबेबिलिटी और द चांस, प्रोबेबिलिटी को चांस भी बोलते हैं, दैट इज सेम प्रोबेबिलिटी और द चांस ऑफ अक्रेंस, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो लेट A1, A2, A3 ये सब इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी और चांस इक्वल होती है हम उनको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट लिखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखिए, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट if happening or non-happening of any one of the event, if happening or non-happening of any one of the event does not affect the happening or non-happening या occurrence और non-occurrence कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, does not affect happening or non-happening. Two events are said to be independent if happening or non-happening of any one of the event does not affect the happening or non-happening of other event. एक का होना या नहीं होना दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए, आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है, आपने एक कार्ड उसमें से रैंडमली निकाला, एक कार्ड आपने निकाला, वो कुछ भी हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, क्वीन हो सकता है, किंग हो सकता है, ऐसे हो सकता है। एक कार्ड आपने निकाले, अब वो एक कार्ड मैं अपने पास रख लूं, ये एक इवेंट है, और अब मैंने दूसरा कार्ड निकाला, तो ये जो पहला वाला इवेंट ए है और दूसरा कार्ड ड्रॉ करने का इवेंट बी है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, डिपेंडेंट। क्योंकि जो कार्ड आप पहले निकाल चुके हैं ना, वो अब दूसरा वाला जो कार्ड है उसमें वो आएगा ही नहीं, और टोटल केसेस भी आप 52 की जगह कितने लेंगे, 51 डिपेंडेंट केसेस हो गए। ठीक है, यानी एक का होना दूसरे पे अफेक्ट डालता है तो डिपेंडेंट है, और एक का होना दूसरे पे कोई अफेक्ट नहीं डालता तो कैसे केसेस है, इंडिपेंडेंट। अब आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, दैट इज द इवेंट ए, और वो ड्रॉ करने के वापस उसी पैक में डाल दिया, 52 में कर दिए, उसको रिशफल बढ़िया सेट कर दिया, और फिर आप एक निकालो, ये भी इवेंट बी है, फिर आपने वापस उसमें रिशफल कर दिया, फिर आप एक और कार्ड निकालो, ये आपस में कैसे हैं, ये इंडिपेंडेंट है। आपने बहुत सारे बॉक्सेस में, एक बॉक्स में बहुत सारी बॉल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, आपने एक बॉल निकाली इवेंट ए, एक और अपने पास रख ली, है ना, फिर एक और बॉल निकाली अपने पास रख ली, दिस इज कॉल्ड द विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, जो बॉल आपने पहले निकाली उसको वापस डाला ही नहीं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ए और बी आपस में कैसे हो गए, डिपेंडेंट। अब आप रिप्लेस कर देते हो, आपने निकाला, पहले ड्रॉ किया एक बॉल को, फिर उसमें वापस मिक्स कर दिया, फिर आप निकालो, फिर मिक्स कर दिया, दिस इज कॉल्ड द विथ रिप्लेसमेंट। तो अब केसेस कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप हर बार जैसा काम कर रहे हो ना, है ना, और फिर वापस वही सेट कर देते हो, फिर से डाल देते हो, कार्ड भी वापस डाल देते हो, बॉल भी आप इंक्लूड करके उसको सेट कर देते हो, फिर आप निकालते हो, फिर डाल देते हो, तो कैसे केसेस हो गए, इंडिपेंडेंट। आपने पहले कोई बॉल निकाली है नहीं निकाली, क्या फर्क पड़ रहा है। सो एक का होना अगर दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है तो इंडिपेंडेंट है, और अगर इफेक्ट डालता है तो कैसे है, डिपेंडेंट। तो अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल ड्रॉ करते हो या कार्ड ड्रॉ करते हो तो कैसे हो गए, डिपेंडेंट, और आप रिप्लेस कर देते हो ड्रॉ करने के बाद तो कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो आपको लिखना है कि इक्वली लाइकली के, लिखना चाहो तो लिख लो, है ना, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, तो हेड आना और टेल आना इक्वली लाइक है। ड्रॉइंग अ कार्ड, ड्रॉइंग अ कार्ड, रेड कलर का कार्ड आना और ब्लैक कलर का कार्ड आना, इन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, पी आर इज इक्वल टू पी बी, कितना हो गया, 1/2। पी ऑफ एच, हेड आना, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। डाई को फेंकने पर इवन नंबर आना एंड ऑड नंबर आना, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितना है, 3/6। 3/6 इवन क्या आता है, 2, 4, 6। फेवरेबल एलिमेंट्स कितने हो गए, 3, और टोटल कितने हो गए, 6। फेवरेबल एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट्स क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल कौन है इसमें, 1, 3, 5, टोटल कौन है, 1 से लेकर के 6। अब हम लोग है ना प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फेवरेबल एलिमेंट्स, फेवरेबल एलिमेंट्स, है ना, एसोसिएटेड टू इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं हम लोग, जैसे सेट्स में पढ़ते हैं, इस पे काम करेंगे हम लोग। और फेवरेबल एंड टोटल दोनों कहां से निकाले जाएंगे, पीएनसी से। तो पीएनसी आप लोग पढ़ ही चुके हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, अब बनाते जाइए आप, इसके बेसिस पे काम करेंगे हम।
7 boys and 7 girls. 7 boys, 7 girls. Sit along a row. Randomly, इसमें एक वर्ड यूज आता है randomly. ठीक है ना, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हम वो सब किसके लिए कर रहे हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए. जब आप सब कुछ देख करके ही कर रहे हो, आपको पता है कि मैं ये ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा ही होने वाला है. तो हम जो भी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का जो मेजरमेंट कर रहे हैं, वो सब किसके लिए कर रहे हैं? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए. तो 7 बॉयज एंड 7 गर्ल्स सिट अलोंग ए रो रैंडमली. सुनो, यहां तक तो टोटल केसेस होते हैं. अब हम यूज करेंगे देन फाइंड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी. FTP लिख लो इसको, क्योंकि ये बार बार यूज आएगा. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला क्वेश्चन, ऑल 4 गर्ल्स. 7 लिखा है ना मैंने आपको, तो हाँ, तो ऑल 7 गर्ल्स सिट टुगेदर. ठीक है. B, no 2 girls sit together. ठीक है. All 7 girls sit together, no 2 girls sit together, not all 7 girls sit together. अब मेरी बात सुनिए, जब तक आप है ना यहां तक लिखते हो ना, जो पहली लाइन होती है, वो पहली लाइन तो आपको टोटल केसेस बताती है. तो टोटल तो क्या आएंगे? यहां तक टोटल है. फिर FTP, फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद वो क्या बताता है? फेवरेबल. तो सुनो, टोटल कितने बनेंगे? 7 बॉयज हैं, 7 गर्ल्स हैं. उनको एक साथ लाइन के अलोंग बिठाने के तरीके, फैक्टोरियल 14. ठीक है. अब एक ही प्रोबेबिलिटी निकालिए. ऑल द 7 गर्ल्स सिट टुगेदर. फेवरेबल निकालो. फेवरेबल कैसे निकालेंगे? इन 7 लड़कियों का बंडल बना दो, इनको एक तरह काम करिए. सब आप PNC में पढ़ के आए हैं ना. 7 लड़कियों को एक साथ बिठाना है, बंडल बना दो. 7 बॉयज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनको 7 की तरह ट्रीट मानेंगे. कितने हो गए? ये 8. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? इन 8 लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8, और इन 7 लड़कियों का इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 14. ठीक है ना मीत? नेक्स्ट बोलिए B, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर. पहले फेवरेबल निकाल लेते हैं हम लोग. कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठेंगी, 2 नहीं बैठेंगी तो 3 भी नहीं बैठेंगी, 4 भी नहीं बैठेंगी, कोई सवाल नहीं उठता. तो आप पहले बॉयज को बिठाइए. कितने तरीके से बॉयज बैठेंगे? फैक्टोरियल 7 तरीके से. जब ये फैक्टोरियल 7 तरीके से बैठेंगे तो एक गैप ज्यादा बनता है लाइन के अलोंग, यानी 8 गैप्स बनेंगे. उसमें से आपको 7 गैप इन गर्ल्स के लिए चूज करना है. इन गैप्स में लड़कियों का अरेंजमेंट कितना हो गया? बोलो 7 फैक्टोरियल. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7 फैक्टोरियल 7 8C7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 14. C का बोलिए. नॉट ऑल द 7 गर्ल्स टुगेदर. तो फेवरेबल बोलिए. टोटल माइनस ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी टोटल फैक्टोरियल 14 माइनस ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर कहाँ है? फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया? फैक्टोरियल 14. ठीक है ना. तो इसमें ना प्रोबेबिलिटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें फेवरेबल एंड टोटल दोनों कहां से निकालेंगे? हम PNC से. चलिए नेक्स्ट देखिए. 12 balls are distributed among 3 boxes. है ना. इतना तो टोटल केस है. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉक्स contain 3 balls. 12 आपके पास बॉल्स हैं, उनको आपको 3 बॉक्सेस में डालना है. नहीं, मेरी बात सुनो. प्रोबेबिलिटी के केस में डिफरेंट का कोई रोल नहीं होता है. यहां पे एक कॉइन को उछालने पर उस पे जो हेड आ रहा है, या 2-3 कॉइन को उछालने पर उस पे जो हेड आ रहा है, वो तो एक ही जैसे. फिर आप उनको डिफरेंट क्यों मानते हो? यहाँ डिफरेंट और सिमिलर का कोई रोल नहीं है. आपको धीरे धीरे बातें समझ में आती जाएगी. ये सारे केसेस हम किस में लेते हैं?
हम लोग पीएनसी में लेते हैं ये डिफरेंट का केस। तो अब सुनो, आपके पास बॉल्स कितनी है? 12। ये 12 आपके पास बॉल्स हैं। पहले टोटल निकालेंगे हम। बॉक्सेस कितने हैं? 3 बॉक्सेस हैं। टोटल बोलो। पहली बॉल को डालने के कितने तरीके? 3। दूसरी बॉल को भी कितने तरीके हो गए? 3। 3 की पावर 12। अब ये कह रहा है, सुनो, फर्स्ट बॉक्स कंटेन, इस पहले बॉक्स के अंदर 3 बॉल होनी चाहिए। कौन सी 3 बॉल? कोई सी भी 3। तो प्रोबेबिलिटी बोलिए, ये तो हो गया टोटल। कौन सी 3? कोई सी भी 3। तो 12C3 एक तरीके से डाल दो, इसका काम खत्म। इसमें सिर्फ 3 ही होने चाहिए। अब जो रिमेनिंग 9 बॉल्स हैं उसको डालने के तरीके, पहली बॉल को डालने के 2 तरीके, दूसरे के भी 2, तीसरे को भी 2। देखो अब 2 बॉक्स बचे। बॉल्स कितनी बची बोलो? बॉल्स आपके बचे 11। क्यों? 3 तो निकल गई, 12 में से 3 निकली तो 9 बची ना, है ना? तो पहली बॉल को डालने के 2 तरीके, दूसरी को भी 2। हाँ, 2⁹9। जैसे आप 3⁻12 कर रहे थे, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो 12C3 तरीके से आपने कोई सी भी 3 बॉल चूज करी, उसको पहले बॉक्स में डालने का एक तरीका, रिमेनिंग 2 बॉक्सेस में रिमेनिंग 9 बॉल्स डालने का तरीका 2 की पावर 9। ये फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल 3⁻12। ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब पहले आप 11th क्लास का पीएनसी समझ के आए, ये वाला चैप्टर जिसमें हम फेवरेबल अपॉन टोटल कर रहे हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में पीएनसी का रोल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपकी जो डेप्थ बनेगी, आपके जो कंसेप्ट क्लियर होंगे वो उस चैप्टर को जानने के बाद ही होंगे।